बच्चों, कल हमने पॉइंट 10 हड़प्पा सभ्यता की खोज पर आपको छोड़ा था। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं इसी आशा के साथ कि आपको ये क्लास से ज्ञान में वर्धन होगा और आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब जिस दिन चैप्टर हमारा आरंभ हुआ फर्स्ट क्लास में ही मैं आपको बता चुकी थी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। अब आप पढ़ भी लीजिए, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों के साथ जोड़ा है। लेकिन एक कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, यानी कि एक कहानी भी है। ऐसा ही नहीं है कि एकदम डायरेक्ट जो है पता लग गया है। अब हम सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे कि जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगा जाए। देखिए, पुरावस्तु एक शब्द आया है बच्चों, अपरिचित पुरावस्तु। पुरावस्तु वो कहते हैं जो प्राचीन हो और एक तरीके से पुरातात्विक अवशेष का कार्य करती हो। अत्यंत प्राचीन वस्तु को पुरावस्तु के रूप में रखा जाता है, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट 10.1 में हम देखेंगे कनिंघम का भ्रम। देखिए ब्रिटिश पीरियड में ही, यानी अंग्रेजों के राज्यकाल में ही भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बन चुका था और उसके पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। जनरल कनिंघम थे। देखिए, इसे में जो है आपका ये डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए। तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे, साहित्य और अभिलेख जिसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी, देखिए 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। अब देखिए, प्रारंभ में उत्खनन या पुरावस्तुओं में रुचि की बजाय क्या थी, ज्यादातर रुचि पुरातत्वविदों की इसमें थी साहित्य और अभिलेख पढ़ने में थी, यानी कि लिखित स्रोतों पर उस समय अधिक जोर दिया गया था। फिर कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। हालांकि कनिंघम जो पहले डायरेक्टर थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, उनके समय में जितने भी अभिलेख मिले उनका संग्रहण, प्रलेखन और अनुवाद भी किया गया। उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी, यानी कि कोई भी पुरावस्तु मिलती और वो किसी महत्व की थी तो उन्होंने उसे खोजने का प्रयास किया। अब देखिए, बराबर में दिया हुआ है कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर का रेखा चित्र दिया हुआ है बच्चों, इसे आप देख लीजिएगा। इसमें वही है जो हमारे अध्याय के प्रारंभ में प्रथम पृष्ठ पर जो है दिया हुआ है, वही सेम जो है इसमें भी दिया हुआ है। बस ये है कि ये चित्र ड्रॉ करके बनाया गया है, यानी कि हाथ से बनाया गया प्रतीत होता है। फिर अब हम अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। हड़प्पा जैसा पुरास्थल
जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। देखिए, कनिंघम ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन आरंभ कराया, लेकिन चीन से ही भारत में बौद्ध तीर्थयात्री अधिकांश जो है आए थे, लेकिन उनकी यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा हड़प्पा जैसा पुरा स्थल नहीं था, क्योंकि हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। मतलब कनिंघम जो है कहीं ना कहीं इसके महत्व को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन हैं। अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि एक अंग्रेज व्यक्ति ने ही कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया, जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 20 पर देखिए, के साथ ही हुआ था, जो आप अध्याय 2 में देखेंगे, अर्थात ऐतिहासिक काल जिसे महाजनपद काल कहा जाता है, जो गंगा घाटी में विकसित हुआ। तो उनका भी यही मानना था कि उसी समय से भारतीय इतिहास का प्रारंभ हुआ। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। अब देखिए, बराबर में एक नीले बॉक्स में दिया हुआ है पुरा स्थल, टीले और स्तर के बारे में। इसमें आपको जो है बताया गया है किस प्रकार से जो है टीला बन जाता है, मलबा वगैरह जब पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिसे टीला कहा जाता है। अब अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो पूरा स्थल, टीले और स्तर उनके होते हैं, वो पूरा स्थल तब बनते हैं जब वहां से पुरावस्तुएं प्राप्त होती हैं, और टीले जब उनका कुछ समय के लिए उपयोग छोड़ दिया जाए और मलबा उसके नीचे दब जाए। स्तर कहते हैं जो सबसे ऊपर का स्तर होता है वो सबसे नवीन कहलाता है, और सबसे नीचे का स्तर सबसे प्राचीन कहलाता है, जिसमें सबसे नीचे दबी हुई वस्तु इसीलिए सबसे प्राचीन कही जाती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए आप 10.2 में, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, इसमें जो है ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से एक नई सभ्यता जो है अस्तित्व में आई, हड़प्पा सभ्यता के रूप में। बाद में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी, देखिए मैं आरंभ में आपको बता चुकी हूँ कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर की खोज की थी, जो रावी नदी के तट पर स्थित है और आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कई अधिक प्राचीन स्तरों से संबद्ध थी। अब इसके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी, देखिए राखाल दास बनर्जी ने, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो उन्होंने सेम जो है हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग भी थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर, देखिए उस समय तक डायरेक्टर चेंज हो चुके थे, यानी कि बदल चुके थे, अब आ गए थे डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, यानी कि जो श्रेय कनिंघम को मिलने वाला था वो फिसल गया और चला गया जनरल जॉन मार्शल के समय में, और उन्होंने पूरे विश्व के समक्ष ये घोषणा कर दी कि सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता अस्तित्व में थी,
जैसा कि एस एन राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, उन्होंने लिखा है, मार्शल ने भारत को जहां पाया था, एस एन राव ने लिखा है अपनी बुक में द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। यानी कि जिस जगह पर सर उसके डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल को भारत मिला, उसे उन्होंने 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। यानी कि 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता एकदम से उनके समय में प्रकाश में आ गई। क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में उत्खनन से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को एक नई सभ्यता जो है मिल गई, जो मेसोपोटामिया जैसी थी और मेसोपोटामिया की समकालीन भी थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। क्योंकि देखिए पेशेवर कैसे थे, क्योंकि वे इससे पहले यूनान और क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी अपने साथ लाए थे, अध्ययन करके अनुभव भी साथ लाए थे। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की उत्सुकता भी थी। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। और एक टीले का एक नीचे चित्र 1.25 में एक छोटे टीले का स्तर विन्यास दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्तर जो है एक साथ ना होकर के ऊपर नीचे भी हुए हैं, यानी कि एकदम बराबर नहीं है, बल्कि कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। अब नेक्स्ट पेज की ओर रुख करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 21, इसके पैराग्राफ में देखिए, मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरातत्व वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता है। यानी कि जितनी भी पुरावस्तुएं मिलती थी उन सबको समूह में जोड़ करके देखा जाता था कि किस प्रकार से जानकारी देने में मददगार है। हड़प्पा में मार्टिमर व्हीलर के बारे में इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार उन्होंने एक बड़े जोश के साथ हड़प्पा में कार्य किया था, और उसके लिए कुछ लोगों ने उन्हें बाद में, देखिए इस पैराग्राफ के अंत में दिया हुआ है कि किस प्रकार वो सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक वहां पर हड़प्पा में खुदाई करते रहे, और फिर वो उन्हें जुनून आ गया और कुछ लोगों ने उनके जुनून के कारण उन्हें सनकी न समझ ले। उन्हें ऐसा लगा कि तो लोग मुझे सनकी न समझ ले। ये उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 में। आप पुनः ऊपर के पैराग्राफ की ओर चलते हैं। 10.3 नई तकनीकें तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। आप डायरेक्टर जनरल बन गए थे 1944 में मार्टिमर व्हीलर। उन्होंने इस समस्या का क्या निदान किया, नई तकनीक और नए प्रश्नों का। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। यानी कि खाली क्षैतिज इकाइयों से इकाई के आधार पर खुदाई से काम चलने वाला नहीं था, बल्कि स्तर विन्यास का अनुसरण भी आवश्यक था। यानी कि स्तर जो है, एक पहले तो जो है हॉरिजॉन्टल हो रही थी खुदाई, अब इन्होंने कहा कि वर्टिकल भी हम जो है कराकर देखेंगे। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया था, अर्थात में सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के पद से थे। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन, उपमहाद्वीप अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। अब देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अधिकांश पुरास्थल जो उस समय खोजे गए थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, तो भारतीय पुरातत्वविदों ने नए पुरास्थलों की खोज करने का काम प्रारंभ किया। कच्छ देखिए गुजरात में है। कच्छ का रण जिसे कहा जाता है, यहाँ पर रेतीला हिस्सा ज्यादा है और ये इसमें देखिए अब इसमें बताया गया है कि व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां यहाँ पर प्रकाश में आई तथा पंजाब देखिए भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद गुजरात में भारतीय पुरातत्वविदों ने लगभग 40 के करीब बस्तियां जो है केवल गुजरात में ही खोज निकाली थी। उसके बाद पंजाब, हरियाणा में भी कई अन्वेषण हुए और हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में हुई धोलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। अब नए अन्वेषण वैसे अभी भी जारी हैं, क्योंकि अभी भी हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से कहा जाता है कि अभी तक हड़प्पा की लिपि को नहीं पढ़ा गया है। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, तो इसलिए लिपि पूरी ना पढ़ी जाने के कारण वहां पर अन्वेषण का कार्य यानी कि खोज का कार्य अभी भी जारी है। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। अब प्रश्न क्या थे? यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। अब इसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसके शुरुआत में आप देखिए, 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है आपका। इसमें देखिए, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण भी करते थे, यानी कि खोज भी करते थे। उसका सुपरविजन भी उनके हाथ में था और जो सूक्ष्म टुकड़े मिल जाते थे या जो भी चीजें मिल जाती थी उनमें भविष्य वो देखने लगते थे कि क्या अतीत को वर्तमान से हम जोड़ सकते हैं, और यही पॉइंट नंबर 11 में समझाने का प्रयास किया है। पॉइंट नंबर 11 देखिए आप, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें सबसे बड़ी समस्या है हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि से प्राचीन सभ्यता को समझने में कोई मदद नहीं मिलती है, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। बस एक भौतिक साक्ष्य के रूप में है वो, उसे संभवतः यदि पढ़ लिया जाता तो कई और अनदेखे पहलू हड़प्पाई सभ्यता के हमारे सामने आ सकते थे। अब पुरातत्वविद क्या करते हैं कि हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में जो साक्ष्य सहायक होते हैं उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। वे क्या हैं? ये हैं मृद भांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ जो जल्दी ही नष्ट हो जाने वाले होते हैं, वो सड़ गए होंगे और वो नहीं मिले, और ज्यादा गर्म क्षेत्रों में तो केवल कुछ ही चीजें बची हुई मिली हैं। वो हैं पत्थर, पकी मिट्टी तथा धातु। पकी मिट्टी की कुछ मूर्तियां, पत्थर के अवशेष और धातु के कुछ टुकड़े।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं कि यह भी याद रखना आवश्यक है, केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी, अन्य संभवतः पुनः चक्रित यानी कि रिसाइकिल उन्हें कर लिया जाता था, दोबारा से उन्हें रिसाइकिल करके कुछ और उनका बना लिया जाता था। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में यानी कि बिल्कुल सही सलामत मिली हैं, वो या तो अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई, मतलब उन्हें रख दिया गया और उन्हें दोबारा ढूंढने का प्रयास नहीं किया गया। अब खोजों का वर्गीकरण 11.1 यानी कि 11.1 में देखिए, आप एक में देखिए खोजों का वर्गीकरण। पुरावस्तुओं की से जो मिलती हैं, पुरातात्विक जो अवशेष मिलते हैं, उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। अब पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है, तो दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। अब चीजें तो प्राप्त कर ली गई, लेकिन वो किस प्रकार उपयोगी थी ये भी तो तय करना पुरातत्वविदों का ही काम है, तो वो उससे भी जटिल है। प्राप्त करना आसान है, प्राप्त तो हो जाती है जब वहां पर अन्वेषण और खुदाई का कार्य चलता है। इसमें उदाहरण भी दिया गया है कि जैसे कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है, ये कैसे किस प्रकार से क्लासिफाई करें, यानी कि कौन से वर्ग में इसे रखें, ये एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। देखिए, कुछ आधुनिक समय की चीजें हैं और उनसे पुरानी वस्तुओं को जोड़ा जाता है, जैसे कि मनके, चक्कियां, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण है। पात्र अर्थात बर्तन। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। अब पुरावस्तु की एक प्रकार से उपयोगिता ये भी समझी जाती है कि वे किस जगह से मिली थी। अब क्वेश्चन छोड़ दिए हैं इसमें कहीं, क्या वे घर से मिली थी, नाले में मिली थी, कब्र में मिली थी या फिर भट्टी में मिली थी, कहाँ पर मिली थी। इससे जो है उसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा भी लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, देखिए कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, लेकिन पहनावे के विषय में जब हम जानना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे लिए जो हमारे अर्थात पुरातत्वविदों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी मूर्तियां, क्योंकि मूर्तियों ने जिस प्रकार से चीजें पहनी हुई हैं या जो चीजें उनके शरीर पर हमें ज्यादा दिखाई देती हैं उसी को पहनावे से जोड़ दिया जाता है। अब नेक्स्ट पेज की ओर हम रुक करते हैं। पेज नंबर 23 पर फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला, मतलब संदर्भ ढूंढा गया कि किस तरीके से वो मोहरों से सील लगा करके वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। अब 11.2 जो आपका ये है, इसमें व्याख्या की समस्याएं जो हैं 11.2 में व्याख्या की समस्याएं ही बताई गई हैं, इनके ऊपर ही चर्चा की गई है। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास में सामने आती है। अब धार्मिक प्रथाएं, आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की हो सकती थी। अब आप बराबर में देख सकते हैं चित्र, ये एक मृण मूर्ति मिली है, पक्की हुई मिट्टी की ये मूर्ति बनी हुई है, क्या आप देख सकते हैं ये स्त्री की मूर्ति है और ये देखिए पूर्ण रूप से इसने गले में पूरा
आभूषणों से सुसज्जित है। ये बहुत बहुत ज्यादा आभूषण इसने पहने और सिर पर एक विशेष प्रकार की इसने पंखे जैसी आकृति का कुछ वस्त्र या पहना हुआ है। इसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। देखिए मातृ देवी, अब मातृ देवी का प्रश्न आता है, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई से सबसे अधिक नारी या स्त्रियों की मूर्तियां अधिक मिली हैं, इसलिए इन्हें पूजनीय मानकर मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। कि संभवतः देखिए उन्हीं की मूर्तियां अधिकांश बनाई जाती हैं जिनकी पूजा होती है जिस समय में, या जिसकी उपयोगिता होती है। तो नारी की इसलिए बनाई गई क्योंकि उनकी उस समय पूजा होती रही होगी, ऐसा अनुमान पुरातत्वविदों ने लगाया है। अब इसमें बताया भी गया है कि इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे शामिल है। सिर पर मैंने आपको बता दिया है पंखे जैसी की आकृति का एक कुछ सिर पर बांधा हुआ है। इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की देखिए मूर्तियां बहुत कम मिली हैं, दुर्लभ मिली हैं। जो मिली हैं पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। जो पुरोहित राजा अभी पीछे हमने देखा है, कुछ लोग उसे पुरोहित कहते हैं, कुछ कहते हैं कि वो पुरोहित ना होकर के पुरोहित राजा था, जिस प्रकार मेसोपोटामिया सभ्यता में थे। अब आगे देखते हैं। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। कुछ संरचनाएं हैं, उन्हें पुरातत्वविदों ने क्या कहा है कि अनुष्ठान के लिए इनका प्रयोग किया जाता होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि विशाल स्नानागार और कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां अर्थात हवन कुंड, जिनमें हवन वगैरह ये लोग करते रहे होंगे, वहां से राख के अवशेष मिले हैं। और विशाल स्नानागार को माना जाता है कि कोई धार्मिक महत्व का उस समय रहा होगा समय, जिस समय विशेष पर वहां आकर अनुष्ठान लोग करते रहे होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं मोहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। देखिए केवल हड़प्पा निवासियों की जब कुछ पुरावस्तुएं मिलती हैं, उन पर कुछ पेड़ पौधे भी उत्कीर्ण मिलते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पेड़ पौधे उस समय महत्वपूर्ण थे और मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। मोरों पर कुछ जानवर भी मिले हैं, जैसे कि एक सींग वाला जानवर, जो मैंने आपको कहा था प्रारंभ में ही हमारी मोहर पर दिया हुआ है, जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है। कल्पित तथा संलिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मार्कर, देखिए आप नीचे देख सकते हैं, ये है पालथी मार्कर। हालांकि इस मोहर का एक हिस्सा बराबर का टूट गया है। इसे आदिशिव की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में आदिशिव यानी कि पशुपति की संज्ञा इसे दी गई है, यानी कि भगवान शिव से इसे जोड़ने का प्रयास किया गया है, क्योंकि पालथी मारकर ये जो पुरुष की आकृति है, इसके आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पशुओं की आकृति है। हाथी है, इधर बाघ है, और ये आपका एक सींग वाला गैंडा है, और ये वृषभ है। ऊपर कुछ चित्राक्षर लिपि में कुछ लिखा हुआ है, और
एक हिस्सा हालांकि इस मोहर का टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी इसे इतिहासकारों ने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया है। आद्य शिव मोहर इसे इसीलिए नाम दिया गया है, आद्य शिव मोहर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर रुख करते हैं तो देखते हैं कि हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। अब कुछ चीजें आधुनिक चीजों के आधार पर प्राचीन चीजों को वर्गीकृत किया गया, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर पुरातत्वविद बढ़े, वर्तमान से अतीत की ओर बढ़े। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। यानी धार्मिक प्रतीक के मामले में हम यदि देखें तो ये थोड़ी संदिग्ध लग सकती है। उदाहरण के लिए आद्य शिव की मोहर ही देखी गई है। इसमें सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में संकलित जिसे बताया गया है, में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, रुद्र, जो बाद में, आप देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, इससे मैं आपका ये पैराग्राफ आज खत्म कर लेते हैं हम, कि पौराणिक सब परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है रुद्र। रुद्र नाम का प्रयोग शिव के लिए क्या है? पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में अध्याय 4 में भी ये हम आगे देखेंगे। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति, सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी, और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। अब ये एक अनसुलझाई सवाल रह जाता है कि ये किसी ध्यान में बैठे हुए पुरुष की मोहर है या फिर आद्य शिव है। फिर भी पुरातत्वविदों ने इन्हें आद्य शिव ही कहा है। बच्चों, आज हम अपना अध्ययन कार्य यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इसे आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा पहले, फिर कल मैं एक आपका आगे का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए उम्मीद करूंगी कि आप जो है मैंने जो आज आपको बताया है, पढ़ाया है, वो आप अच्छी प्रकार से उसका अध्ययन कर लेंगे और उसे समझ कर ही बैठेंगे और आप अध्ययन में लगे हुए हैं, ये भी मेरी आशा है। इसलिए बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया आपको तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।